हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 22 देखने वाले हैं। इससे पहले हम टोटल 21 पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बिहार का इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं, वो भी कंप्लीट ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन का विश्लेषण है। पिछला क्वेश्चन था बिहार में जो है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या होता है, तो उसी का विश्लेषण है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.7% तथा शहरी जनसंख्या 11.3% है। बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला समस्तीपुर है और सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना है। अगला प्रश्न है, थोड़ा गला फंस गया है, मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये है लोहरदगा। लोहरदगा विभाजन के बाद जो है झारखंड राज्य में चला गया है। लोहरदगा जो है विभाजन के बाद झारखंड राज्य में चला गया है। बिहार में अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो गई है। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है? ये है जनसंख्या का आवर्जन। धनबाद जिला जो है वर्तमान में झारखंड में है। प्रश्नावधि के समय यह बिहार राज्य में जिला था एवं धनबाद जिले की विशेषता यह है कि यहाँ जनसंख्या का आवर्जन होता है। जनसंख्या का आवर्जन यानी माइग्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता की दर क्या है लगभग? तो ये है 38%। बिहार में साक्षरता दर कितना है? उसमें 38% दिया था, इसमें दे रहा है 59.71%। इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। बिहार में साक्षरता की दर है लगभग, इसमें आंसर दिया है 38% और यहाँ पर दिया है बिहार में साक्षरता दर क्या है? दोनों प्रश्न तो एक ही है। इसमें आंसर दिया है 59.71%। ओ, दोनों का जनगणना अलग अलग होगा। ये 1991 जनगणना के अनुसार होगा और ये 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए वो बाद में पता चल जाएगा, विश्लेषण पढ़ेंगे तब। पहला ये भी है, बिहार में साक्षरता की प्रतिशत क्या है? 43.56%। परीक्षा काल के समय 1992 में बिहार की साक्षरता दर 43.56% थी और बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बढ़कर 61.80% हो गई है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। अगला प्रश्न है, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिवान तथा गोपालगंज दोनों। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये है गोपालगंज। इसका विश्लेषण देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले गोपालगंज 1021 और सिवान 988, 2001 में 233 था, सारण 954, किशनगंज 950 व नवादा 939 है। बिहार राज्य में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 918 है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका विश्लेषण पढ़ते हैं तब आंसर का पता चलेगा। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 में बिहार की जनगणना का विवरण दिया हुआ है, जिसमें उच्च जाति 15.52, अनुसूचित जाति जनजाति 21.33% और पिछड़ी जातियां 63.14% दर्ज की गई। बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है संथाल। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। राज्य की कुल एसटी आबादी में संथाल जनजाति जो है 48.5%, अन्य अनुसूचित जनजातियों में और उरांव मुंडा को खरवार खड़िया और भूमिज है। उरांव मुंडा हो खरवार खड़िया और भूमिज है। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 880 प्रति वर्ग किलोमीटर। 880 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 880 वर्ग प्रति किलोमीटर थी। साल 2021 में बिहार की आबादी लगभग 12.7 करोड़ हो गई। बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो ये थी 12.49 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% थी। और 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? और ये है बिहार। बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। बिहार की साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत से कम है। यह राज्य शिक्षा में सुधार के प्रयास कर रहा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी साक्षर नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण हुआ? और ये है कैमूर और समस्तीपुर। कैमूर और समस्तीपुर। जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के बीच समस्तीपुर की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ने के बजाय घट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर जिला बिहार के सबसे कम शहरीकरण वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी के महज 3.5% ही लोग शहर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार समस्तीपुर तथा कैमूर नगरीय आबादी का प्रतिशत क्रमशः 3.47 और 4.03 है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है रोहतास और औरंगाबाद जिले में। रोहतास और औरंगाबाद जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में रोहतास और औरंगाबाद जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी। इन जिलों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी जिले की वृद्धि दर 25% से अधिक नहीं थी। 2001 से 11 के बीच बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.1% था। अगला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 921। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 921 था और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात 918 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का गोपालगंज जिला है। अगला प्रश्न अगला है, बिहार में परिवहन एवं संचार। निम्नलिखित नदियों में से
किस पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी पर जो है सबसे लंबा सड़क सेतु है। सबसे लंबा सड़क सेतु महात्मा गांधी सेतु बिहार में गंगा नदी पर स्थित है। यह सेतु बिहार में पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1982 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। क्या है? पटना रांची वंदे भारत ट्रेन बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 27 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन जो है बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, जिसे 27 जून 2023 को शुरू किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बख्तियारपुर, पटना, आरा। बख्तियारपुर, पटना और आरा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 जो है मोहनिया कैमूर जिला बिहार से बख्तियारपुर तक जाने वाला राजमार्ग भाया आरा, पटना, फतुहा है। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो ये है पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है और यहाँ जो है सोनपुर रेल मंडल का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सोनपुर रेल मंडल का मुख्यालय सोनपुर में ही है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय के अलावा यहाँ दानापुर रेल मंडल का मुख्यालय भी हाजीपुर के निकट दानापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में परिवहन एवं संचार निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है बिहार और झारखंड का बीच अंतिम रेलवे स्टेशन है। अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है। मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे जोन के मालदा रेलवे डिवीजन के साहिबगंज रूप पर स्थित है। यह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4595 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये है 1088 किलोमीटर। ये अलग अलग आंसर क्यों दिया हुआ है? अभी विश्लेषण में पता चलेगा। वही झारखंड वाली बात आ गई। प्रश्नकाल के समय जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1088 किलोमीटर थी और वर्तमान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 6129.84 किलोमीटर है। इसमें से 2714.40 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग के अधीन और 3415.44 किलोमीटर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85। राष्ट्रीय राजमार्ग 77 हाजीपुर से सोनबरसा यानी 142 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 84 जो है आरा बक्सर 60 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 छपरा गोपालगंज 95 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 80 मोकामा फरक्का 310 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 छपरा, सिवान और गोपालगंज को जोड़ता है। यह राजमार्ग जो है लगभग 95 किलोमीटर लंबा और बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित नहीं है? और यह है पटना। पटना जो है NH2 पर स्थित नहीं है। पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। NH2 जो है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है और इस मार्ग का हिस्सा नहीं है जो पटना से होकर गुजरता है, जबकि औरंगाबाद, सासाराम और मोहनिया NH2 पर मौजूद है। वर्तमान में इसका नाम NH19 हो गया है।
प्रश्न है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है कहाँ से? तो ये जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। इसका विश्लेषण है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जिसे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, यह हवाई अड्डा नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, काठमांडू, कोलकाता, वाराणसी, रांची, हैदराबाद एवं चेन्नई से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण और सूची 2 में राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3142। 3142 मिलाते हैं। कैसे मिलाएं? कलर से करते हैं। 3142 यानी ए का है 3, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ठीक। और बी का है 1, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिहार से नहीं गुजरती है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। और सी का है 4। 1 मिनट, इसका आंसर क्या था? ए ही था, सही है। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। और तीसरा है सी का है 4, यानी बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। और डी का है 2, प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। अगला प्रश्न है, हाँ इसका व्याख्या भी सीधा सीधा आ गया। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। और है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 31। फिर है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 87। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी NH22। NH22 बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH22 एवं NH2 है। NH22 जो है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह बिहार में भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, यह भी बिहार के क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल इंडियन एयरलाइंस द्वारा। केवल इंडियन एयरलाइंस द्वारा कराई जाती है। इसका विश्लेषण है, बिहार में भारतीय विमानन प्राधिकरण तथा इंडियन एयरलाइंस बिहार के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है। बिहार में पटना और गया 2 प्रमुख हवाई अड्डे, बिहार में पटना और गया जो है 2 प्रमुख, एक मिनट, बिहार में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण या इंडियन एयरलाइंस के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में पटना और गया 2 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इनमें जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है और जबकि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 को चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस एक प्रमुख ट्रेन है जो नई दिल्ली और राजेंद्र नगर के बीच चलती है। इसे 17 फरवरी 2002 ईस्वी को पहली बार चलाया गया था और इसे आम आदमी की राजधानी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन 1001 किलोमीटर की दूरी को लगभग 12 घंटे 30 मिनट में तय करता है, जिसमें इसके ठहराव बहुत कम होते हैं जिससे इसकी रफ्तार बढ़ती है। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे का नया नाम
क्या दिया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है बिहार राज्य के पटना में स्थित है। इसका निर्माण 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला है बिहार में आपदा एवं आपदा प्रबंधन। सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यास का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये है बिहार। और इसका विश्लेषण देखते हैं। सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य बिहार है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विभिन्न पहलें लागू की है, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण। बिहार का भूगोल मेरा खत्म हो गया है। अब हम विविध में प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। कौन सा राज्य जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है बिहार। बिहार जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। भारतीय डाक विभाग ने पूरे भारत को 9 डाक क्षेत्र में बांटा है। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत बिहार आ जाता है। इस क्षेत्र में बिहार और झारखंड राज्य शामिल हैं। डाक क्षेत्र 8 का मुख्यालय पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मगही पौन। मगही पौन को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के मगही पौन को जीआई टैग मिला है। साथ ही राज्य के कई अन्य कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को भी यह टैग प्राप्त हुआ है, जैसे कि शाही लीची, भागलपुरी जलदारू आम, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग आदि। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बिहार में 2 विश्व धरोहर स्थल जो कि बोधगया में महाबोधि महाविहार व पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1978 में। 1978 में सर्वप्रथम दूरदर्शन का केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह कदम राज्य के टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रसारित करने और लोगों तक खबर, मनोरंजन और शिक्षा सामग्री पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है चकमा। चकमा अनुसूचित जाति जो है बिहार में नहीं है। चकमा अनुसूचित जाति जो है बिहार में नहीं है। चकमा जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। बिहार में लगभग 30 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में डाला गया है, जिनमें से कुछ अनुसूचित जनजातियां निम्न है: गोंड, असुर, परटैया, चेरो, बिरजिया, सागर, संथाल और मुंडा इत्यादि। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान खाजा नमक मिष्टान के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिलाव। सिलाव जो है खाजा नमक प्रतिष्ठ मिष्टान के लिए प्रसिद्ध है। सिलाव बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, एक शहर है। यह जो है सिलाव का खाजा नमक मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। खाजा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो मैदे और चीनी से बनाई जाती है। यह कई परतों वाली और कुरकुरी होती है। सिलाव का खाजा अपने अनूठे स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध सर्किट मार्ग में निम्न सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बुद्ध सर्किट मार्ग में जो है बोधगया में और नालंदा, राजगीर और वैशाली जैसे बिहार के प्रमुख स्थान शामिल हैं। ये स्थान भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम।
बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में मूंगा रेशम पंजीकृत नहीं है। जर्दालू आम, कटनी धान, मगही पौन को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त है। मूंगा रेशम असम राज्य का भौगोलिक संकेतन है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा है हिंदी। बिहार की राजभाषा जो है हिंदी है। यह भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और सरकारी कार्यों तथा शिक्षा व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए का 5, बी का 1, ए का है 5 इस तरफ लिख दिया है, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 2। नालंदा जो है बिहार शरीफ में है, मधुबनी खजौली है और पश्चिमी चंपारण का बेतिया है। जिला और शहर दिया हुआ है। नालंदा का शहर है बिहार शरीफ, मधुबनी का शहर है खजौली और पश्चिमी चंपारण का शहर है बेतिया। भोजपुर का शहर है आरा। बस हो गया। इसका व्याख्या है, सूची 1 में दी गई जिलों के सही मिलान कीजिए और सूची 2 में शहरों से नालंदा का मिलान बिहार शरीफ से, मधुबनी का खजौली से, पश्चिमी चंपारण का बेतिया से और भोजपुर का आरा से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पटवारी। पटवारी जो है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। इसका विश्लेषण है, पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई और बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। वर्तमान में पटवारी राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है जो अपने क्षेत्र के भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करता है, साथ ही भूमि का सीमांकन आदि जैसे कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गर्म पानी के स्रोत यहाँ है, तो गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? ये है राजगिरी में। बिहार के राजगढ़ यानी राजगीर में गर्म पानी के स्रोत मिलते हैं। राजगीर में सप्तधारा या सतधरवा नामक स्थान से 7 धाराओं से गर्म पानी निकलता है। राजगीर में गर्म पानी का तापमान 70 डिग्री से ज़्यादा होता है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ये है बिहार। बिहार में जो है रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विश्लेषण है, रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार में वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। इस दिन लोग वृक्षों पर राखी बांधते हैं और उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2047। बिहार राज्य सरकार ने 2047 तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। बिहार के जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास मार्ग पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उपयोगिता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।